ओम नमः शिवाय। नागपंचमी आने वाली है 17 अगस्त को और इस दिन काल सर्प दोष पूजा का बड़ा विधान है। हमारे मंदिर पे भी बुकिंग चल रही है। वहाँ आप जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो बुकिंग 15 अगस्त तक करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं आज पूजा और चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। काल सर्प पे जो भ्रम है बहुत से लोगों को, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि काल सर्प शब्द जैसा प्रयोग जो है वो कहीं पर ज्योतिष में नहीं किया गया। तो मैं थोड़ा-सा, वैसे तो पहले कई बार वीडियो दिया हूँ, लेकिन नए दर्शक जुड़ते हैं, भूल जाता है, पीछे वीडियो चला जाता है। तो इस कारण मैं इसके ऊपर एक बार मुझे लगा कि मैं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि बात सही है कि बहुत पहले के ग्रंथों में काल सर्प जैसा कोई शब्द नहीं मिलता। लेकिन एक शब्द बहुत पुराना है और वो है पाप कर्तारी योग। तो मैं इसे पाप कर्तारी योग से देखता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भाव या कोई ग्रह 2 अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, मध्य में आ जाए, तो वह भाव या उस ग्रह को ये कह सकते हैं कि ये पाप कर्तारी योग में है। अब राहु और केतु दोनों पाप ग्रह में माने जाते हैं, परम पाप ग्रह माने जाते हैं। इनके मध्य में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो ये तो जबरदस्त पाप कर्तारी योग हो गया। सारे ही ग्रह जो है वो आ गए। तो इसीलिए काल का अर्थ जो भाषा में है वो है समय, और सर्प का मतलब होता है विषाक्त, हानि करने वाला और या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। तो ये भ्रम है। कई लोग मतलब ज्योतिष जो है वो एक टेस्ट की तरह है, लैब टेस्ट की तरह है। ये कोई मोटिवेशनल चीज नहीं है। इसलिए कई बार लोग जब बोलते हैं कि आप ज्योतिष में ऐसे, तो ज्योतिष में मान लीजिए कहीं आप गए, लैब टेस्ट कराए और आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो बताएगा टेस्ट जो है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है। वो मोटिवेट नहीं करेगा कि नहीं नहीं ये तो 15 है। ये तो झूठ हो गया ना। बताएगा कि नहीं 7.5 है, आप गिर सकते हैं, आप ये चीज करिए, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक होगा। तो ज्योतिष भी है वो एक टेस्ट की तरह है। वो आपको संकेत देता है कि आपको कहाँ सावधानी आवश्यक है। डराने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे तो फिर आप कुछ भी करेंगे तो डराने के लिए हो गया। तब तो कई इंडस्ट्री पूरे डर पे ही चल रही है। इंश्योरेंस सेक्टर से बड़ा कोई डर का व्यापार ही नहीं है आज की डेट में देखा जाए तो। लेकिन वो भी बहुत से, लेकिन जिन जो लोग जब उसमें फंसते हैं तब समझिए कि वो कितना काम आता है। तो मैं किसी, तो कई चीजें ऐसी हैं, वो डर नहीं, सावधानी की बात होती है। उसी तरह से ज्योतिष आपको डराता है नहीं, आपको बताता है, आपको सावधान करता है। काल सर्प योग की जब हम बात करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यह एक पाप कर्तारी योग का ही रूप है, जिसको काल सर्प योग बोल दिया गया, क्योंकि राहु केतु की जो कल्पना है वो सर्प के रूप में भी है कि वो सर्प का मुंह है और ये पूंछ है। पूंछ, केतु को पूंछ मानते हैं और उसको, राहु को जो है वो अ, उसका मुंह मानते हैं। तो जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं तो यह काल सर्प दोष या योग बनता है। दोष कहेंगे, योग योग को जनरली शुभ उसमें बोला जाता है, या यूं कहूं कि दुर्योग बनता है। अब चूंकि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर यह सुटेबल है और कहाँ ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। एक दो चीज और रखें कि राहु केतु के अलावा कुछ अगर उसमें युतियां बन जाएं, कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वह और अधिक नकारात्मक, क्योंकि 9 ग्रह हैं, बाकी ग्रहों की क्या स्थितियां हैं वो भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। केवल काल सर्प योग है या सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में है तो आप बहुत अधिक परेशान ही हो जाएंगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रह भी हैं और वे अपना प्रभाव डालते हैं। आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, उनमें और युतियां और कौन कौन सी हैं, गोचर में क्या चल रहा है, दशांतर क्या चल रही है, बहुत से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। लेकिन फिलहाल हम काल सर्प के ऊपर बात कर रहे हैं तो उस पर बात करते हैं कि काल सर्प योग अगर आपके बन रहा है लग्न और सप्तम से, बन रहा है अगर आपके दूसरे और अष्टम से, बन रहा है आपके पंचम और एकादश भाव से, तो ये 3 स्थितियां जो है वो ज्यादा नकारात्मक हैं। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि अगर लग्न और सप्तम से बनता है तो यह प्रभाव डालता है आपके व्यक्तित्व और आपके वैवाहिक जीवन पर, या आप और साथ ही साथ आपके कार्य व्यापार पर भी। तो यह आपके बहुत से सेक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरी बात जो है वो है आपके दूसरे भाव और अष्टम से। अष्टम भाव वैसे ही कष्ट, पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए है, वैसे ज्ञान के लिए भी है, गूढ़ ज्ञान के लिए भी है, लेकिन कष्ट के लिए भी है।
दूसरा भाव बचत के लिए है, यहाँ राहु या केतु का होना आर्थिक रूप से आपको विपन्न बनाता है। आप देख लीजिएगा, आप हजारों कुंडलियां देखिए, अगर राहु केतु है तो ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक असमानता रहती है, एक कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके। तो ये दूसरे भाव से अगर हुआ तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी, अष्टम में स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, या अचानक उतार चढ़ाव का योग बनेगा। तो ऐसे लोग जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखते हैं। अभी मैं सिर्फ राहु केतु की बात कर रहा हूं। पंचम और एकादश से बनेगा तो एकादश में तो राहु या केतु का होना बड़ा अच्छा है अकेला। और अगर कहीं कुछ कई राशियां हैं जिनके अंदर हुए तो बहुत जबरदस्त धन योग बन जाएगा, बड़ा जबरदस्त पैसा आएगा। लेकिन वहीं दूसरा ग्रह पंचम पर होगा, या राहु होंगे या केतु होंगे। ऐसी स्थिति में पंचम भाव बिगड़ता है। शिक्षा अगर बहुत हो गई, राहु है, कई बार राहु बहुत अधिक ज्ञान और एनालिटिकल पावर देते हैं, लेकिन इतना तर्क शक्ति बढ़ जाती है कि आप अपने सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं। कई बार माने ऐसे लोग बहुत अच्छे एनालिटिकल पावर रखते हैं, अगर राहु पंचम में हो, और विशेष करके जो है वो अपने किसी जो है वो सहयोगी राशियों में हो, तो ऐसी स्थिति में, और पंचमेश मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में अद्भुत तर्क शक्ति और एनालिटिकल पावर आपको दे देगा। लेकिन तर्क शक्ति इतनी अधिक होती है कि व्यक्तिगत संबंध बहुत खराब रहते हैं ऐसे लोगों के। तो ये देख रहे हैं। दूसरा, संतान के लिए बड़ा पीड़ाकारी हो जाएगा। अगर पंचम भाव में ही राहु या केतु हैं, तो या तो संतान होने में कठिनाई आएगी बहुत ज्यादा, या अगर संतान हो गई तो उसका पूरा सुख नहीं मिलेगा, हमेशा असंतुष्टि का बोध रहेगा। तो ये तीन भाव ज्यादा संवेदनशील हैं, उसके बाद भी रहते हैं, लेकिन वो उतने संवेदनशील नहीं है। कहीं भी किसी भी युद्ध जो है वो स्थान से बने, कोई ना कोई एक सेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। मान लीजिए कि तीसरे भाव से बना और भाग्य स्थान से बना, तीसरे और नवम से बना, तो भाग्य स्थान में अड़चन डालेगा और तीसरे भाव में बहुत पराक्रमी बना देगा। इसमें भी कई बार संबंध बहुत डिस्टर्ब होते हैं और अनावश्यक के लड़ाई झगड़े में आदमी फंसा रहता है। चतुर्थ और दसम को ले लिया जाए, दसम में कोई एक ग्रह हो, राहु या केतु, और अपने प्रभावशाली राशियों में हो, तो दसवां भाव बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन पारिवारिक जीवन बेहद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये असंतुलन पैदा करता है। उसी तरह से मान लीजिए कि ये हो गया आपके द्वादश और छठे भाव में, तो छठे भाव में कई बार उसको लोग राजयोग मानते हैं, लेकिन अगर राहु जैसा ग्रह छठे भाव में हो तो निकाल तो देगा आपको समस्याओं से, लेकिन समस्या में डालता भी हमेशा है। मतलब आप निकलते उलझते रहते हैं, तो गति धीमी हो जाती है। राहु अगर द्वादश में है तो हमेशा सुदूर के कार्यों में, यात्राओं में अनावश्यक खर्च, भ्रमण, और अंतरदशा चल गई उस समय तो बहुत परेशान कर देते हैं। केतु द्वादश में अगर होते हैं तो वो थोड़ा सा मोक्ष प्रदाता माने जाते हैं। मोक्ष प्रदाता इसलिए माने जाते हैं कि आदमी छठे में राहु इतना परेशान कर देता है, इतना संघर्ष हो जाता है कि आदमी की बुद्धि खुल जाती है। और द्वादश में खाली, अच्छा, केतु अकेले मोक्ष प्रदाता नहीं हो सकते, आपको तब भी देखना पड़ेगा कि आपका दसम, लग्न, पंचम और जो है नवम भाव किस प्रकार का है। अगर ये सारे भावों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो तो तभी मोक्ष प्रदाता होंगे। अन्यथा हाँ, इतना जरूर है कि अगर केतु वहां पर है और जो है वो तो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपना समय देता है, और बहुत स्वार्थ में पड़ करके वो काम ना करने की प्रवृत्ति हो। लेकिन वो कितना स्वार्थी होगा, नहीं होगा, कौन सी लग्न कौन सी राशि में है, ये भी निर्भर करता है, क्योंकि लग्नेश से भी तो व्यक्ति स्वार्थी बनेगा। पंचम भाव में भी तो आदमी अपनी तरफ चीजों को पाने के लिए लालायित हो सकता है। तो वहां पे इन इन क्षेत्रों का भी विश्लेषण आवश्यक होता है। फिर भी केतु की अगर मैं बात करूं तो द्वादश में बहुत सी राशियों में शुभ होते हैं। अब कौन सी ऐसी राशियां हैं जहां पर कि ये अधिक सहयोगी हो जाएंगे? तो जो मेरा अनुभव है, कई लोग इसको, केतु को जो है वो मानते हैं वृषभ और वृश्चिक में उच्च का। लेकिन अगर मैं देखूं अपने अनुभव से, तो क्षमा करिएगा, वृश्चिक और धनु में, तो केतु को धनु में हमने बहुत अच्छा परिणाम देते हुए देखा है। धनु में अगर केतु हो तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, विशेष करके दसम भाव में अगर टकरा जाए तो, या लग्न में टकरा जाए तो चीजें बिगाड़ेंगे। केतु लग्न में हो जाए, बृहस्पति ठीक ना हो, तो आयु हो सकता है कि मध्यम हो जाए व्यक्ति की, लेकिन जितने समय वो व्यक्ति जिएगा बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। हालांकि ये सप्तम को खराब कर देंगे तो बाहरी जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु हो जाएंगे। तो चतुर्थ में अगर जो है वो धनु लग्न है, केतु वहां पर है, तो ऐसे लोगों को बड़े मकान, वाहन और जो है घर का सुख होता है। राहु यहाँ कन्या या मिथुन के हो जाए तो बड़ा सुख मिलता है। राहु अगर दसम में
मिथुन या कन्या के हो जाए तो बड़ी ख्याति, बड़ी उन्नति, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, व्यक्तित्व विवादास्पद होगा। आप छल से चीजों को प्राप्त करेंगे। अगर मिथुन के 10वें भाव में राहु हो गए तो व्यक्ति येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। उसको लक्ष्य के आगे कोई भी नैतिक अनैतिक चीजों को ध्यान वो नहीं देगा। तो बहुत सी जगहों पे ऐसे जो है वहीं अगर शनि विशेष करके कुंभ राशि में राहु या केतु हैं तो बड़ा तंग करते हैं, चीजें बड़ी स्लो हो जाती हैं। काल सर्प के साथ साथ राहु या केतु के साथ चंद्रमा या सूर्य बैठ गए तो यह युति थोड़ी और नकारात्मक हो जाएगी। काल सर्प दोष के साथ साथ राहु या केतु के साथ शनि भी बैठ गए तो यह योग जो है और अधिक प्रभावशाली और नकारात्मक हो सकता है। इसी योग के साथ राहु काल सर्प योग के साथ यदि राहु केतु के साथ शनि और चंद्रमा भी बैठ गए तो समझ लीजिए कि यह बहुत अधिक दुर्योग का संकेत देता है। विशेष करके लग्न में हो जाए, पंचम में हो जाए और अष्टम में हो जाए तो यह बहुत अधिक जो है वो समस्याओं का संकेत देता है। तो ऐसे वहीं गुरु हो जाए केतु के साथ काल सर्प योग है तो यह प्रभाव में कमी आ जाएगी जो है। और काल सर्प योग हो और उसके बाद जो उसके मध्य में जो ग्रह आ रहे हैं वहां पर स्वग्रही शुभ ग्रह हो जाए। बुध पता चले कन्या के हो गए कहीं केंद्र में, या गुरु हो गए उच्च के, या स्वराशि के, शुक्र हो गए उच्च के, तो यह काल सर्प के प्रभाव को कम करेंगे। लेकिन कम कहाँ करेंगे, यह संघर्ष को कम करेंगे, लेकिन जिस भाव से बन रहा उस भाव पर बहुत प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वहां से आपको चुनौतियां मिलेंगी ही मिलेंगी। काल सर्प योग हो तो क्या करें? पहली बात तो ये कि उसका ठीक से विश्लेषण कराएं कि ये किस भाव से बन रहा है और किस प्रकार की आपके सामने चुनौती यह दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने हमेशा मैं बोलता रहता हूं कि जब कोई दोष या योग बन जाता है ना, वो पूरी तरह से किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान से खत्म होता नहीं है। जैसे शुगर हो जाए किसी को तो मैनेज करना पड़ता है उसको, क्योंकि शुगर तो रहती है तो मैनेज करना पड़ता है। वो खत्म समाप्त होना मुश्किल है, जब लापरवाही होगी वो फिर जो है वो रीगेन कर जाएगा। उसी तरह से काल सर्प दोष जिनकी कुंडलियों में है वो कुंडलियां प्रोन होती हैं। कब कब सावधानी रखें? जब काल सर्प योग हो आपकी कुंडली में तो राहु या केतु की दशा और अंतरदशा या प्रत्यंतर में कहीं टकराए, जब टकराएंगे कुछ न कुछ आपको समस्या उत्पन्न होगी। पहली बात, इनके अंदर सूर्य या चंद्रमा की युति आ जाए, इनकी दशा और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। और गोचर में उसी भाव में आ जाए, राहु या केतु अपने स्वस्थान पर 18-18 वर्षों बाद आते हैं तो करीब करीब जीवन में 4-5 बार आ सकते हैं। बहुत अच्छा जीवन है किसी का तो अधिकतम। केतु या राहु के एक्सिस पे जब रिवर्स बात हो, यानी राहु जहां बैठे वहां केतु आ जाए, केतु जहां बैठे वहां राहु आ जाए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और ये लगभग हर 9 साल में होता ही होता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर आपकी कुंडली काल सर्प दोष से प्रभावित है तो आपको सावधानियां उस भाव से संबंधित पहले से ही रखनी चाहिए। सप्रेस करने के लिए काल सर्प दोष की शांति पूजा आवश्यक है, करवानी चाहिए, वो काफी हद तक सप्रेस करता है। भगवान शिव के पीछे पड़े रहिए, हमेशा उनका ध्यान करिए, समय समय पर रुद्राभिषेक कराइए। व्यसन से या क्षणिक, मतलब जैसे अब ये तो निर्णय लेना पड़ेगा कि किस भाव को प्रभावित करता है, तो उस भाव से संबंधित आपको हमेशा सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ जगहों पे जैसे मैंने कहा कि बहुत संवेदनशील है तो वहां पर उपचार में और वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि उपाय एक से अधिक करने पड़े। तो लेकिन यह मैटर जो है वो विश्लेषण का है। तो ये मेरा जो है वो मुझे लगा कि चूंकि नाग पंचमी आने वाली है, काल सर्प के ऊपर ढेर सारी चर्चा लोग करेंगे, तो मैं इसके ऊपर एक आप लोगों को वीडियो दे दूं समझाते हुए। और उम्मीद है इससे आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। कुछ प्रश्न होगा तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर दे दूं। आपका आने वाला समय शुभ हो। भगवान शिव की खूब असीम कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे और जीवन में जो है वो संतुलन और कल्याण समृद्धि बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।